इस वीडियो में हम लोग देखेंगे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में। क्या होता है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। लेकिन उससे पहले देखिए देखेंगे वृत्त, क्योंकि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड ये दोनों ही वृत्त से ही संबंधित होते हैं। ठीक है, अब वृत्त है और वृत्त का केंद्र ये हमने डाल दिया O। ठीक है, ये होता है केंद्र। देखिए वृत्त क्या होता है कि वृत्त जो है एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, ये होता है वृत्त। ठीक है, देखिए वृत्त अगर हम परिभाषा लिखें इसकी, वृत्त एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समूह। ठीक है, समूह लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं समुच्चय ज्यादा सही रहता है इसके लिए। ठीक है, सभी बिंदुओं का समुच्चय। और इसमें जो स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु कहलाता है वृत्त का केंद्र। स्थिर बिंदु कहलाता है वृत्त का केंद्र। और जो निश्चित दूरी है, त्रिज्या। ठीक है, ऐसा लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, निश्चित दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये होती वृत्त की परिभाषा। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो। जो स्थिर बिंदु होता है ये, इसके आसपास जितने भी एक निश्चित दूरी पर बिंदु होंगे, जैसे कि ये डाल दें अगर हम A B C D, कहीं भी किसी भी तरफ। ठीक है, इन सभी का समुच्चय जो है वो कहलाता है वृत्त। बहुत सारे अनंत बिंदुओं से बना होता है। कोई भी अगर एक लाइन भी खींच दें, इस पे भी अनंत बिंदु होते हैं। इतनी बड़ी लाइन खींच दो, इतनी बड़ी, इस पे भी अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, तो इसका काम नहीं है, ये अनंत बिंदुओं का समुच्चय है, बिंदु गिने नहीं जा सकते हैं। तो इसमें जो स्थिर बिंदु होता है, इसी से दूरी ली जाती है सभी की, ये कहलाता है वृत्त का केंद्र। हमने यहाँ पे लिखा वृत्त का केंद्र O। और जो निश्चित दूरी होती है जो इन सभी में है, ये होती R, त्रिज्या। R से प्रदर्शित करते हैं त्रिज्या में। ठीक है, ये कहीं भी नापे हर जगह बराबर ही होगी। ठीक है, कहीं भी केंद्र से कहीं भी अगर यहां नाप लें, ये बराबर, हर जगह बराबर रहेगी। ठीक है, ये होता है वृत्त। अब वृत्त में त्रिज्यखंड और वृत्तखंड पढ़ने से पहले कुछ और इसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले वीडियो पॉज करके ये परिभाषा अगर आपको लिखनी है तो वीडियो पॉज करके लिखिए। ठीक है, एक और नया वृत्त बनाएंगे भी हम। ये एक वृत्त है, इसका केंद्र है O। ठीक है, अब इसमें हम खींचेंगे एक जीवा। यह जीवा खींचने से पहले एक चीज और देखते हैं, इसकी त्रिज्या हम बाद में लिखेंगे। इस पे हम कुछ बिंदु बना रहे हैं, P Q R डाल दें A B। ठीक है, ये कुछ बिंदु हमने यहाँ पे लगा लिख रखे हैं इसमें। अब देखिए ये है क्या, चाप, सॉरी क्या लिख दिया, चाप। देखिए चाप क्या होता है, चाप एक वृत्त है। देखिए वृत्त की इकाई क्या होती है, त्रिज्या। वृत्त जिससे बनता है त्रिज्या, जैसे मानव शरीर की इकाई कोशिका होती है। ठीक है, क्रियात्मक और रचनात्मक ये भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन होती तो कोशिका है, कोशिका से ही मानव शरीर बनता है। ऐसी त्रिज्या के बिना वृत्त नहीं बनेगा। ठीक है, त्रिज्या। अब ये जो त्रिज्या, अब देखेंगे चाप, त्रिज्या से चाप कैसे पता चलेगा। एक निश्चित दूरी से त्रिज्या ली गई। अब हमने वृत्त की परिधि पर, ये जो बाउंड्री होती है, ये है ना, ये बाउंड्री,
इसे कहते हैं हम लोग परिधि, ठीक है। बाउंड्री जो होती है ये होती है परिधि। इसमें अगर हम त्रिज्या r लिखेंगे, r, तो परिधि का सूत्र होता है, परिधि का होता है 2 पाई r, और क्षेत्रफल का होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये तो इतना तो सभी को पता होगा। अब देखिए चाप क्या होता है कि वृत्त की परिधि पर किन्हीं भी दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर त्रिज्याएं खींचने पर जो एक भाग अलग होता है वृत्त का, या हम दूसरा सरल समझे कि परिधि का कटा हुआ भाग, परिधि का कटा हुआ भाग, ठीक है। जैसे हम सिर्फ इतना अलग कर दें, ये पी क्यू, ये हमने अलग कर दिया, तो ये जो है ये कहलाएगा चाप। अब इसको लिखते कैसे हैं, जैसे एक लाइन है पी क्यू, तो हम इसको डायरेक्टली पी क्यू लिख सकते हैं, लेकिन चाप में ऐसा नहीं होता कि हम इसको पी क्यू ही लिख दें। चाप लिखने के लिए हम इसको लिखेंगे पी क्यू, सॉरी यहीं लिख रहे इसको, है ना। ये तो एक लाइन है, इसको समझने के लिए परिधि का कटा हुआ भाग, इसको ऐसे लिखा जाता है, लिखेंगे पी क्यू लेकिन ऊपर चाप का चिन्ह ऐसे, ठीक है, ये चाप का चिन्ह पी क्यू। अब एक समस्या होती है, मान लो इस पर ये बिंदु ना होते, इस पे ये बिंदु ना होते, तो ये वाला जो है, ये वाला चाप होता वो बड़ा वाला, या ये नीचे वाला छोटा वाला, ठीक है। ऊपर वाला होता चाप या ये नीचे वाला होता, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए चाप में कभी दो बिंदु नहीं होते हैं, 3 बिंदु किए जाते हैं। यहां पर लिख देंगे ए और यहां पर लिख दिया बी। अब हम लिखेंगे ये वाला चाप जो है पी बी क्यू, ये चाप है पूरा, ठीक है। सिर्फ 2 नहीं लिखे जाते हैं, इसमें 2 में पता ही नहीं चलेगा। अब देखिए जो छोटा वाला हिस्सा है इसे कहा जाएगा लघु चाप, लघु चाप। अब देखिए यहाँ पे इसमें P है, यहाँ A है, ठीक है, यहाँ है B, तो ये भी है चाप P, सॉरी यहाँ पे Q है, P Q, बीच में A। अब देखिए किनारे पे ही दोनों प्रयोग किए हैं, क्योंकि दोनों के किनारों पर यही हैं, तो बीच वाले से पता चलता है कि ये किस तरफ का है। तो जो छोटा होता है उसे लघु चाप कहते हैं, और जो बड़ा होता है उसे कहते हैं दीर्घ चाप, दीर्घ चाप, ठीक है। और चाप की लंबाई के लिए, अब देखिए कोई भी चाप हो, पता है चाप की लंबाई के लिए सूत्र होता है। अब सूत्र होता कैसे है, कोई भी चाप हो वो जब उसके सिरों से, किसी भी चाप के सिरों से जो त्रिज्याएं खींची जाएंगी उन त्रिज्याओं से केंद्र पर कोण बनता है, ठीक है। ये कोण हमने मान लिया, कोण बना थीटा। तो एक संबंध होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एक तो ये होता है, ठीक है, एक ये संबंध होता है, इससे हम चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। इसमें याद रखना होता है कि कोण जो है रेडियन में होना चाहिए, रेडियन में, ठीक है। एक दूसरा और सूत्र होता है चाप के लिए, चाप बराबर थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। एक सूत्र ये होता है, इसमें अंश में ही होता हमेशा कोण, और यहाँ ज्यादातर कोण जो है अंश में ही दिया जाता है, 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 15 अंश, जो भी हो, इस सूत्र में रखेंगे चाप की लंबाई निकल आएगी। जैसे देखते हैं उदाहरण, एक उदाहरण देखते हैं। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और केंद्र पर कोण, केंद्र पर कोण ले लिया 120 अंश, केंद्र पर कोण 120 अंश। अंश का चिन्ह ये होता है, देखिए यहाँ छोटा सा गोला बनाया जाता है, जीरो जैसा, छोटा जीरो, ठीक है, ये होता है अंश। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, केंद्र पर कोण 120 अंश है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे ये वाले सूत्र से, तो लिखेंगे चाप, क्या लिखा, थीटा बटे 360, तो थीटा 120 बटे 360, ठीक है। अब यहां अंश नहीं लगाना, इसको ऐसे लिखेंगे, गुणा
2 पाई आर, 2 पाई आर, तो ये भाग चला जाएगा, आर का मान रखते हैं यहाँ पे 7, ये भाग चला जाएगा 3 बार। और देखिए पाई का मान 22/7 या 3.14 ये प्रयोग किया जाता है जैसा प्रश्न में दिया हो। और अगर प्रश्न में नहीं दिया कौन सा प्रयोग करना है तो दोनों में से जो चाहें वो प्रयोग कर सकते हैं। और 22/7 जो है 22/7 तब प्रयोग करते हैं जब पाई के साथ में लिखी हुई कोई भी संख्या जो गुणा में हो 7 से भाग चला जाए। जिसमें जैसे यहाँ सीधा सीधा 7 लिखा तो पाई की जगह 22/7 रख दें गुणा 7, ये 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 44/3 सेंटीमीटर निकाला ये चाप की लंबाई। एक कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है और ये कोण पर 120 अंश का कोण पर क्या करें केंद्र पर 120 अंश का कोण बना रहा है, तो ये जो चाप होगा PAQ, चाप PAQ, इसकी लंबाई जो है 44/3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसा होगा इसमें। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लें। फिर हम देखेंगे वृत्त में जीवा क्या होती है, जीवा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लें इसको। अब देखते हैं वृत्त में जीवा क्या होगी। ये केंद्र है, त्रिज्या हम बाद में खींचेंगे इसमें। ठीक है, जीवा वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो भिन्न भिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। वृत्त की परिधि पर किन्हीं भी दो भिन्न भिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ठीक है, वृत्त की परिधि पर किन्हीं भी दो भिन्न भिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, कोई भी दो अलग अलग बिंदु ले लें, जैसे हमने एक ले लिया ए, एक ले लिया बी और इन दोनों को मिला दिया, तो ये एक जो रेखा खींची है, इसमें रेखा खींची है ये ए बी, ये है वृत्त की जीवा। ठीक है, वृत्त की जीवा। अब देखिए जैसे हम यहां ले पी क्यू, तो जैसे जैसे अब देखिए ये छोटी थी, हम थोड़ा और ऊपर गए तो ये और बड़ी हुई, यहां खींचेंगे तो ये और बड़ी होगी। ठीक है, यहां खींचेंगे तो और बड़ी होगी। तो जैसे जैसे हम केंद्र की तरफ बढ़ेंगे त्रिज्या की लंबाई बढ़ती जाएगी। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, व्यास। अब व्यास क्या होता है, केंद्र से जाने वाली जीवा। जो जीवा केंद्र से जाएगी वही होता है व्यास, और व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। व्यास का सूत्र होता है देखिए 2 गुणा त्रिज्या। और वृत्त की जीवा निकालने के लिए अलग अलग स्थितियां होती हैं। जब त्रिज्या ज्ञात होगी तभी हम जीवा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए प्रश्न में ही करेंगे डायरेक्टली, है ना। इसके लिए कोई निश्चित सूत्र नहीं होता है, इसमें त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है जीवा की लंबाई निकालने के लिए। ठीक है, तो ये होता है व्यास का सूत्र। व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी बना लिया, स्मॉल डी, और ये होता है 2 गुणा आर, 2 गुणा त्रिज्या। त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। ये याद रखना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ठीक है, व्यास को ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहा जाता है। अब यहाँ हम थोड़ा और चेंज कर रहे हैं, ये जीवा थोड़ी ऊपर बनाएंगे। ये हमने बनाई जीवा ए बी, ये ए बी जीवा है। अब जब हमने ये ए बी जीवा खींची इसमें, तो देखिए ये वाला हटा करें, ये वाला ये वाला, जब हमने ए बी जीवा खींच ली तो देखिए परिधि के 2 भाग हुए, एक तो ये ऊपर की तरफ है और एक ये नीचे। यानी कि वृत्त जो है, इसकी वृत्त की परिधि 2 भागों में बट गई। एक और ये दोनों भाग क्या बने, वृत्त की परिधि का कोई भी हिस्सा क्या होगा, चाप। 2 चाप बन गए। एक चाप बन गया ये नीचे की तरफ, अगर मैं यहाँ पे डाल दे P और यहाँ डाल दे Q, तो चाप क्या बन गया, एक लघु चाप बना, लघु चाप
ए पी बी और एक दीर्घ चाप बन गया, दीर्घ चाप ए क्यू बी। ठीक है, ये दीर्घ चाप, ऊपर वाला दीर्घ चाप, नीचे वाला लघु चाप। अब इसी के साथ साथ देखिए वृत्त की परिधि के दो हिस्से हुए और उसके साथ साथ वृत्त के भी दो भाग हो गए, एक ये ऊपर का अलग, ठीक है, केंद्र यहाँ पर, और ये नीचे का हुआ अलग यहाँ पर जीवा, ये इससे थोड़ा अलग बन गया ना, थोड़ा बड़ा बन गया। ये दो हिस्से हुए, ये ए ये बी, ये ए और ये बी, दो हिस्से हो गए इसके। तो जो वृत्त के दो हिस्से हुए हैं यही होते हैं वृत्त खंड। ठीक है, अब जो छोटा वाला हिस्सा होता है इसे कहते हैं लघु वृत्त खंड और ये बड़ा वाला दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, छोटा वाला लघु वृत्त खंड, बड़ा वाला दीर्घ वृत्त खंड। लिखने का तरीका यही रहेगा, बस यहां से जैसे इसको ऐसे लिखेंगे वृत्त खंड, यहां पे लिखा Q, यहाँ लिखा P, सॉरी P, तो वृत्त खंड हम लिखेंगे ए पी बी, चाप का चिन्ह नहीं लगाया। ठीक है, ये लिखेंगे वृत्त खंड, तो ये होता है वृत्त खंड। ठीक है, ए पी बी, ये कौन सा है लघु, नीचे वाले का ना छोटा वाला, और दीर्घ वृत्त खंड ऊपर वाला ए क्यू बी। देखिए दोनों में अक्षर वही प्रयोग किए गए हैं लेकिन चाप का चिन्ह नहीं लगा। अगर चाप का चिन्ह लगा है तो चाप है, और अगर ये ऊपर चिन्ह नहीं लगा है तो वृत्त खंड रहेगा। ठीक है, ये होता है वृत्त खंड। वृत्त में कोई भी जीवा वृत्त को दो भागों में बांट देती है। अगर हम ऐसा करते हैं तो एक जीवा ये खींच दी तो दो भाग, ये हो गया लघु और ये हो गया दीर्घ। ठीक है, ये दोनों वृत्त खंड है। जीवा से वृत्त खंड बनते हैं और त्रिज्याओं से देखेंगे अभी क्या बनता है। पीछे अभी बना था चाप के दो भाग होते हैं, इसमें भी चाप के दो भाग होते हैं, और अभी हमने पीछे जब त्रिज्या खींची थी उसमें भी चाप के दो भाग होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अभी उसमें क्या होता है। तो ये हो गया वृत्त खंड। अब वृत्त खंड का सूत्र नहीं होता, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने का कोई सूत्र नहीं होता है। ठीक है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने का कोई सूत्र नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं, कुछ अलग होता है उसमें। अब ये वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें वृत्त खंड के बारे में। अब देखेंगे इसके बाद हम त्रिज्य खंड, और त्रिज्य खंड जब हम देख लेंगे उसमें पता चलेगा कि हम वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो वीडियो पॉज करके ही नोट कर लें। देखेंगे अब त्रिज्य खंड क्या होता है। जैसे कि कोई वृत्त हमने बनाया है, एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या कुछ भी मान ली 3 4 5, हमने मान ली इसकी त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है। तो हमने दो तरफ दो त्रिज्या खींची इसकी। अब हमने यहाँ डाल दिया ए बी केंद्र O, तो ये जो है इतना, ये इसका चाप रहेगा, ये तो चाप रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यही अलग कर दें इससे, ये हिस्सा जो है इससे अलग निकाल दें, ये हिस्सा हमने इससे अलग निकाल दिया, ये पूरा हिस्सा। ठीक है, जैसे कोई एक रोटी ले और उसको किसी भी एक कोने से काट दो, बीच से कटे, इतना ध्यान में रखना, बीच से तोड़ के अलग कर दो तो बनता है जो वो है त्रिज्य खंड। अब ये त्रिज्य खंड है। अब इसको लिखेंगे कैसे, त्रिज्य खंड। अब उसके लिए एक बिंदु चाहिए, ए ओ से स्टार्ट करते हैं, किसी भी एक कोने से चलो, यहां से ले लिया तो ऐसे चल जाओ या ऐसे चल जाओ। इसको लिख सकते हैं ओ ए पी बी या ओ बी पी ए, और जरूरी नहीं कि हम ओ से ही शुरू करें, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए पी बी ओ, ए पी बी ओ, एक सिरे से चलो और घूम के वापस उसी का। ठीक है, ये हो गया त्रिज्य खंड। और सिर्फ यही त्रिज्य खंड नहीं है, ये दोनों ही त्रिज्य खंड है। एक टुकड़ा एक हिस्सा निकलने के बाद उससे जो भी दो भाग बनेंगे वो दोनों ही त्रिज्य खंड होते हैं। बस जो छोटा होता है उसे लघु बोला जाता है और जो बड़ा होता है उसे दीर्घ बोला जाता है, बस। तो त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड क्या होता है कि वृत्त के किसी चाप, ठीक है, ये चाप ही तो था, यहां पूछा था, चाप के अंत्य बिंदुओं
चाप के अंत बिंदु जहां चाप खत्म होते हैं, जो चाप लिए अंत बिंदु, ठीक है, अंत बिंदुओं पर खींची गई त्रिज्याओं से बनी आकृति, ठीक है, चाप के अंत बिंदुओं पर खींची गई त्रिज्या। अब त्रिज्या देखिए केंद्र नहीं लिखा है सामने, और त्रिज्या जो केंद्र से ही खींची जाती है इसलिए नहीं लिखा, ठीक है, इसीलिए नहीं लिखा। तो केंद्र से जो त्रिज्या खींची जाएंगी, चाप के अंत बिंदुओं पर खींची गई त्रिज्याओं को जो है, त्रिज्याओं से जो आकृति बनेगी, एक कोई चाप और उसके अंत बिंदु पर यहाँ केंद्र रहेगा, इससे जो भी त्रिज्या खींचने के बाद जो आकृति बनेगी वो कहलाएगा वृत्तखंड। अब इसमें देखिए कैसे हुआ, ये पूरा बड़ा चाप है ये, ठीक है, यहाँ केंद्र है, एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये, ठीक है, ये, तो ये दीर्घचाप रहेगा, ठीक है, दीर्घचाप। और इसके लिए सूत्र होता है, वृत्तखंड के लिए सूत्र नहीं होता है, त्रिज्यखंड के लिए सूत्र होता है क्षेत्रफल का। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां जो भी कोण होगा, अगर हमें दीर्घ का निकालना तो हमें ये वाला कोण लेना होगा, ठीक है, दीर्घ का निकालना तो ये वाला लेना होगा, और नहीं तो लघु का, तो देखिए लघु वृत्तखंड का निकालना तो लघु वृत्तखंड का कोण लेंगे, दीर्घ का निकालना दीर्घ करेंगे, जो भी होगा कोण उसमें दिया जाएगा। अभी हम करेंगे इस पे प्रश्न, तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड जो है चाप और त्रिज्याओं से बनता है, बिल्कुल सरल समझना, त्रिज्यखंड चाप और त्रिज्याओं से बनता है, और वृत्तखंड सिर्फ जीवा, बस वृत्तखंड। ये है त्रिज्यखंड, और ये वृत्तखंड। और एक बात तो सीधी है, जो छोटा होगा उसे कहेंगे लघु, और जो बड़ा होगा उसको कहेंगे दीर्घ, ठीक है, चाहे वो लघु वृत्तखंड हो, चाहे वृत्तखंड हो या त्रिज्यखंड हो, जो छोटा होगा वो लघु, बड़ा होगा तो दीर्घ, ठीक है। तो अब देखिए त्रिज्यखंड के लिए सूत्र हमें मिल गया, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का देखिए कैसे निकालते हैं, तो उससे पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, यहाँ पे थोड़ा साफ करना, ठीक है, ये तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब देखेंगे कैसे निकालेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिज्यखंड के लिए हमारे पास सूत्र है, त्रिज्यखंड के लिए सूत्र है, ये लिखा हमारा है ना। वृत्तखंड का कैसे निकालेंगे, तो देखिए वृत्तखंड का कैसे निकालेंगे, एक वृत्त, इसका केंद्र पता है, ये एक इसमें वृत्तखंड है, एक जीवा खींची, एक हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यहां हमने बिंदु डाल दिया P। तो जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब अगर हमें ये वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालना, तो इसके लिए डायरेक्ट कोई सूत्र नहीं है। अब देखो अगर हम ये जीवा ना खींचे, सिर्फ इतना बना O A B, और यहां तो ये देखिए क्या है, ये है त्रिज्यखंड, ठीक है, ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड है, अभी हमने बनाया त्रिज्यखंड। और यहाँ कोण आपको दिया जाएगा, जो भी हो यहाँ कोण दिया जाएगा, कोण मान लिया थीटा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए, पहले इसमें हम निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये पूरा निकल आएगा, ये पूरा निकल आएगा क्षेत्रफल। जब हम इसका निकालेंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल आएगा, लेकिन हमें चाहिए कितना, सिर्फ ये लाइन के नीचे का, यानी कि ये जीवा के नीचे का। तो क्या करेंगे, ऊपर वाला माइनस कर देंगे। अब ऐसा करते क्यों है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र नहीं होता है, त्रिज्यखंड का होता है, और ऊपर यहां बना त्रिभुज, तो त्रिभुज का भी होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है हम निकालते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल।
अगर हमसे सिर्फ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो हमें त्रिज्यखंड का निकालना पड़ेगा, और अगर सिर्फ त्रिज्यखंड पूछा जाता है तो त्रिज्यखंड निकाल लें। अब देखिए सिर्फ त्रिज्यखंड का पूछा जाता है तो सिर्फ त्रिज्यखंड का निकालना होता है, वृत्तखंड में बड़ा लफड़ा होता है। अगर वृत्तखंड का पूछ दिया तो पहले त्रिज्यखंड का निकालो, त्रिभुज का निकालो और उसके बाद वृत्तखंड का निकलेगा, यानी कि 3 बार काम, 3 क्षेत्रफल निकालने पड़ते हैं। त्रिज्यखंड में एक ही सिर्फ त्रिज्यखंड का निकाल दो, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें, फिर हम करेंगे इस पे प्रश्न।